अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने बात करते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से मुल्की मसाइल पर, समाजी और मौशी नौइयत के मसाइल, और इसके साथ साथ जो दीगर एक आम आदमी के मसाइल हैं, सतही नौइयत के मामलात और मसाइल, इस पर कोशिश करते हैं प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। मुख्तसर वक्त में कोशिश करेंगे आज भी इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। स्टूडियोज़ में मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उनको खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर उनसे आज इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ैसल कुरैशी साहब बेहतरीन तबसरा निगार हैं, तज्ज़िया निगार हैं और बड़ी खुल कर गुफ्तगू करते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, उसके ऊपर ख़ास तौर पे बड़ी गहरी निगाह है। फ़ैसल कुरैशी साहब को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया फ़ैसल भाई, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फ़ैसल भाई, ख़यालात आपके और हमारे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। दौरान ब्रेक भी या प्रोग्राम की इब्तिदा में या उससे कबल यही मौजू ज़ेर बहस था कि इस सिलसिले को कहाँ से शुरू किया जाए। ये जो कुछ सूरत हाल जो इस वक्त हमें नज़र आती है बेहतरीन आप इसके ऊपर तबसरा करते हैं, सिलसिला कहाँ से शुरू करूँ? क्योंकि जैसे ये कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा नाउमीदी की बातें करते हैं, तो ये उम्मीद जो है वो रखना, ये कैसे रखी जाए और कहाँ से आपको होप नज़र आती है, उम्मीद नज़र आती है कि यहाँ से मामलात के अंदर सुधार आना शुरू हो जाएगा? मैं चाहूँगा इस पर गुफ्तगू। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने के लिए और इतना अच्छा तारुफ कराने के लिए, हमेशा करते हैं आप। बात यह है कि शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत खूब। ठीक है, मेरा ताल्लुक़ आप जानते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी इन चीज़ों से है। तो हम लोग भी अगर कोई हमें प्लॉट मिलता है बनाने के लिए तो हम उसमें ये देखते हैं इसमें पहाड़ी है, इसमें खड्डा है, इसमें कहाँ खोदना है, कहाँ नहीं खोदना। तो ये जो पाकिस्तान नामी एक प्लॉट है, बहुत खूब, ठीक है ना, इस प्लॉट के अंदर अब वक्त आ गया है कि डिमोलेशन की जाए। ठीक है, और इसको डिमोलिश करके, पाकिस्तान को नहीं खुदा न खास्ता, इसके सिस्टम को डिमोलिश करके और फिर उसको शुरू के जैसा जब आप डिमोलिश कर देंगे तो आपको जगह ही जगह मिल जाएगी आपका, जहाँ पे जहाँ दिल चाहे बेडरूम बनाए, जहाँ दिल चाहे लाउंज बनाए, जहाँ दिल चाहे दुकानें निकालने में तो हम लोग महारत रखते हैं। ठीक है ना, अगर आप गुलिस्तान जौहर या गुलशन इकबाल या किसी भी इलाके में चले जाए तो ड्राइंग रूम में दुकानें निकली हुई हैं। ठीक है ना। तो बात ये है कि आप जैसे भी थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे कि हमारा पहला और आखिरी हथियार तालीम है। और तालीम, ये जो राइज तालीमी निज़ाम है ना, बहुत मादरत के साथ मैं इससे एग्री नहीं करता। पाकिस्तान के राइज तालीमी निज़ाम माँ बाप की जेबों पर बेजा का बोझ, सही है, बच्चों के कंधों पर उन किताबों का बोझ जिनमें से उन्होंने ना कुछ हासिल करना है ना कल को उनके कुछ काम आना है। ठीक है ना। आपका कैरिकुलम से लेकर आपके कपड़े जूते तक अलग अलग हैं। ठीक है, फिर आप बात करते हैं नेशनल सिनर्जी की, कैसे होगी? बिल्कुल ऐसा। ठीक है ना। एक साहब हैं, उनका बच्चा एक स्कूल में जाता है, वो वहाँ पर एक अलग चीज़ पढ़ता है और अलग तरीके के लोग उसे पढ़ाते हैं। ठीक है ना। एक साहब है, उनका बच्चा एक अलग स्कूल में जाता है, वो अलग तरीके की चीज़ पढ़ता है और उसको अलग तरह के लोग पढ़ाते हैं। ये अपने गोलागंडा बना दिया जी। हर किसी का अपना कलर है। आज से 10 साल पहले बात होती थी, भाई ये तो रंग हैं अलग अलग, वो अलग अलग रंग अब बदरंग हो गए जी। ठीक है ना। देखिए, जो मदरसा सिस्टम से बच्चे निकलते हैं उनका अलग विज़न होता है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, पहनना ओढ़ना उठना बैठना, दोस्तियाँ, हत्ता के खाने की चॉइसेस तक बाज़ केसेस में मैंने देखा है अलग होती है। ठीक है। कैमरे सिस्टम से जो बच्चा निकल रहा है वो भी एक बिल्कुल अलग तरीके से, ये जो हमारा नॉर्मल मैट्रिक का वाला सिस्टम है इसका बच्चा, अच्छा फिर होता क्या है कि यूनिवर्सिटी में जाके सब, अब जिस वक्त वो यूनिवर्सिटी में आते हैं तो एक तो वहीं क्लास डिफरेंसेस बनना शुरू हो जाते हैं जी। सोच का फ़र्क आता है, फिर जाहिर सी बात है जब विजन मुख्तलिफ हैं तो वो, और फिर जब वो प्रैक्टिकल लाइफ्स में आते हैं तो वहाँ पर भी उनके साथ यही सब कुछ होता है। तो बात यह है कि जब आप बुनियाद को ही सीधा नहीं कर रहे, देखिए मैं किसी भी निज़ाम तालीम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं कभी नहीं कहता कि यार मदरसा सिस्टम गलत है,
या कैमरेज सिस्टम गलत है या हाई स्कूल का सिस्टम गलत है। देखिए अपने अपने टाइम पे इवॉल्व हुए हैं, इनमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो ये यहाँ तक पहुँचे, वरना बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम आए और ख़त्म हो गए। ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है या जो भी तालीम के ठेकेदार हैं, क्योंकि तालीम तो आजकल वो काम है ना, बिजनेस है, तो उसके जो ठेकेदार हैं वो एक जगह पर बैठें और सोचें कि क्या करना है। ठीक है। कल से मुल्क के अंदर आने वाले 6 महीनों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके सारे स्कूल्स ख़त्म कर देने, सबको मदरसा बना देना है। हर जगह पे एक मौलवी साहब जो है वो उसके हेड मास्टर या प्रिंसिपल या व्हाटएवर आप जो मोहतमिन जो भी कहना चाहें वो होंगे, और ये कैरिकुलम होगा, सब ये पढ़ेंगे। यासिर साहब का बच्चा है, भांजा है, बेटा है, भतीजी है, जो भी है वो ये पढ़ेगा। फैसल साहब का बच्चा है। अब हमारे ख्यालात कुछ भी हैं, बच्चे ने पढ़ना वही। ठीक है। या फिर सारे बैठे बोले भाई सबका कैम्ब्रिज या हाई स्कूल, एक कैरिकुलम आपका होना चाहिए। ठीक है। आप जब शुरू से ही बच्चे को मुंतशिर कर रहे हैं तो यार आप आगे माशरे के अंदर किस तरीके से सोचते हैं कि एक नेशनल सिनर्जी, एक नेशनल इक्वलिटी क्रिएट हो जाएगी। ये बात ये है सर, वो जो आपका सवाल था जिसको पहले मैंने अज़राए तफन्नुन आपसे थोड़ा सा मजाक किया, बुनियाद तालीम से शुरू, ठीक है। उसके बाद वो जो फिर चोरी और रिश्वत और फलां ये सब बात के मैटर हैं। पहली चीज़ ये है कि जो प्रोडक्ट आपको अल्लाह ताला ने दी है, जिससे अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, यानी कि ह्यूमन प्रोडक्ट, आपके बच्चे जो कि आपका अच्छा या बुरा मुस्तकबिल हैं कल, ठीक है ना, ठीक है। उनको आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। जब तक आप उस चीज़ को सीधा नहीं करेंगे, और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा अर्ज़ की थी कि देखिए अब आपको 5 साल, वो ज़्यादा दौर में हम बच्चे थे, हमें याद है वो टीवी पे ऐड आता था, 5 साला मनसूबा, 88 का 5 साला मनसूबा, 90 का 5 साला। अब सर 5 साला मनसूबे का काम नहीं है, ठीक है। अब तो आपको चाहे 25 साल का रोड मैप देना पड़े। एक तो आप वो रोड मैप दें और फिर उस रोड मैप को फॉलो करें सब लोग। ठीक है। फैसल भाई एक चीज़ का इजाफा कीजिएगा, मैं समझने की जब कोशिश करता हूँ हमारा मिजाज क्या है, आप ये समझने की कोशिश करें। एक तो पहली ये चीज़ कि जो यहाँ पर प्रिविलेज क्लास है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि नीचे से कोई उठ के उनके बराबर में आके बैठ जाए। इसके लिए वो कभी भी एजुकेशन को सही तरह से राइज करने की कोशिश करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सिस्टम के बेनिफिशरी है। उसमें तमाम लोग शामिल हैं, मैं एक एक करके नाम लेता जाता हूँ, ब्यूरोक्रेसी भी है, सियासतदान भी है और दीगर इसमें भी सब शामिल हैं। उनकी कभी भी कोशिश नहीं होगी कि उनके सर्किल के अंदर आप दाखिल हो जाएं, तो ये तो मुमकिन नज़र नहीं आता कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे तब्दील करें। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि ये नामुमकिन सा नज़र आ रहा है, कौन इस सिस्टम को चैलेंज करेगा, स्टेटस को कौन तोड़ेगा, वो मुमकिन नज़र नहीं आता। ये बड़ा अहम सवाल है कि ये स्टेटस को कैसे चैलेंज किया जाएगा, इसको आखिर तोड़ेगा कौन। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो पॉलिसी मेकर हैं वो ख़ुद ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जो है वो तालीम आम हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, कौमी मिजाज ऐसा है ना, किसी इदारे के अंदर हमें हायर करने के लिए हायरिंग अथॉरिटी दे दी जाती है, हर शख्स की कोशिश ये होती है कि मुझसे कम लायक बंदा जो है ना वो इस इदारे के अंदर आए, ताकि जो है वो मैं अपना काम करता रहूं और मेरी पोजीशन पे कोई हर्फ ना आए। और उसके ऊपर बात फरमाइए। देखिए पहली तो बात यह है कि चेंज इज़ अ परमानेंट फीचर। आज 45 साल 46 साल की उम्र में बैठ के मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ और रोज़ाना की बुनियाद पे समझ आता है जी। तो ये कहना कि यार इसको मतलब ठीक है बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, नियर टू नामुमकिन, बट स्टिल देयर इज़ अ होप। क्यों कि अल्लाह ताला तो है ना, बेशक है, सही बेशक है। और फिर अल्लाह ताला का एक उसूल है, कानून कुदरत है, अल्लाह की सुन्नत है कि वो एक माशरे को एक वक्त तक आगे जाने देता है और उसके बाद उसको बदल देता है। अच्छा, मैं यहाँ पर कोई उस तरह की बात नहीं करूँगा कि जी वो हमारे पास ज़मानत मौजूद है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं तो हम पे वो पुराने अजाब नहीं आएंगे। देखिए अजाब तो अभी भी है ना, बिल्कुल है, ठीक है, ये भी अजाब की एक शक्ल है जो आप भुगत रहे हैं। बिल्कुल है, सही। अब वो
किसी भी से हरफी पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि सभी हमारे यहाँ से हरफी होते हैं, तो मगर बात ये कि सब ने अपना अपना हिस्सा इसमें डाला हुआ है। और वह अब रहेगी बात, प्रिविलेज्ड क्लास को कौन चैलेंज करेगा? प्रिविलेज्ड क्लास को लेस प्रिविलेज्ड नहीं हमेशा चैलेंज किया, ये भी तारीख है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आज तक, ठीक है, हमेशा प्रिविलेज क्लास ने इसी तरह का काम करने की कोशिश की है और उसमें वो किसी हद तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि वही वाली बात है, कानूनी कुदरत है, जिसको उसने रिसोर्सेज दिए हैं और अगर वो सीरियस है और वो मेहनत कर रहा है, फिर वो रॉन्ग साइड पे कर रहा है या वो राइट साइड पे कर रहा है, वो आगे बढ़ता है। ठीक है ना? हमने हिटलर को भी देखा, हमने चर्चिल को, हमने एक ही टाइम में हिटलर देखा, दूसरी तरफ चर्चिल देखा, ठीक है ना? दोनों के पास रिसोर्सेज थी, दोनों ने अपने अपने तौर पे काम किया। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने दोनों का साथ दिया, ठीक है ना? क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। सही है। उसी दौरान जिस वक्त ये हिटलर, चर्चिल ये सब थे ना, तो हमने एक बहुत बड़ी एम्पायर को शिकस्त और रिख्त का शिकार होते हुए घुटनों के बल बैठते थे। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं आपकी उस्मानी सल्तनत, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर, और फिर वहीं से उसी गर्द कंकर में से मैंने कमाल अतातुर्क को उठते हुए देखा। ठीक है। बात यह है सर कि आप कमाल अतातुर्क की बहुत सारी पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसकी मौत को एक अजाब की शक्ल दे सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या कमाल अतातुर्क की जो टर्किश कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन है उसको निकाल सकते हैं? एक ऐसी कौम जो इतनी बुरी तरह से शिकस्त और रीख्त का शिकार थी कि उसको यही नहीं पता चलता था कि मेरा खलीफा कल कौन होगा, ठीक है, मैं जाकर किसको सलूट करूं, मतलब फोर्सेस की ये पोजीशन थी कि मैं जाकर किसको सलूट करूं, मैं किसका ऑर्डर ओबे करूं, वो सारा कुछ। तो आप आज तुर्की आपके सामने, ठीक है ना? इसी तरीके से आपने एक तारीख अपने बचपन से और मैंने भी अपने बचपन से रकम होते हुए देखी अफगानिस्तान की सूरत में। हम अभी यहाँ पे ये छोड़ देते हैं कि वो सही है, वो गलत है, वो क्या है, वो क्या नहीं है। उसको तकरीबन 30 साल हो गए, कॉर्नर लगाया, मारा, पीटा, सब कुछ किया, वो आज भी खड़ा होकर कहता है कि भाई एक अफगानी 76 रुपये का $1, 76 अफगानी का $1 है और मैं उसको 36 पे ले जाऊंगा। आपकी टांगें कांप जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही, सही है ना? क्यों है? क्योंकि वहाँ पर भी लेस प्रिविलेज्ड क्लास। ये तालिबान कौन है? आप इनसे एग्री करते हैं या आप उनसे एग्री नहीं करते? मैं नहीं करता, ठीक है ना? वो एक नजरियाती इख्तलाफ है, ठीक है, लेकिन है तो लेस प्रिविलेज्ड ना, वही बने ना। बात यह है कि आपकी जो अशराफिया है, पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे दोस्त अहबाब भी शामिल हैं, वो इस चीज़ को वहाँ लेकर जा रहे हैं जहाँ इनके अपने जो पर्सनल घर है ना, वो भी महफूज नहीं रहेंगे। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत जो है यासिर साहब, वो भूख है जी। भूख से बड़ी कोई हकीकत नहीं है, नंग से बड़ी कोई हकीकत नहीं है, ठीक है ना, जिन्स से बड़ी कोई हकीकत नहीं है। जहाँ पर भूख का मसला होता है वहाँ इंसान को खा जाता है। ऐसा ही, ये स्टोरीज नहीं है, ये रियलिटीज हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आप जिसको आप सो कॉल्ड प्रिविलेज्ड क्लास कहते हैं, परसों नरसों मेरा सिंध क्लब जाने का इत्तेफाक हुआ। वो आपको पता है, वो तो जी है ना, वो अशराफिया का क़िबला है। वहाँ बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, आप भी जानते हो, कई लोग थे, डिस्कशन चल रही थी। एक फेडरल के ब्यूरोक्रेट थे जो वहाँ से तशरीफ़ लाए हुए थे, 2-3 हमारे सिंध के ब्यूरोक्रेट थे, 2-4 नीम सियासतदान किस्म के लोग थे, 1-2 हमारे जैसे बालिश्तिये भी वहाँ बैठे हुए थे। पहुँच गए थे बस लुढ़कते हुए। गुफ्तगू सोचिए क्या हो रही है। अच्छा, 1-2 इंटेलेक्चुअल्स भी, जी, ठीक है, गुफ्तगू सोचिए क्या हो रही होगी, गैस करें। इस वक्त तो मौजूद गुफ्तगू मेरे ख्याल में क्रिकेट ही है, लोगों को ज़्यादा फिक्र इस वजह से। सर बहुत माशरा इन्हितात का शिकार हो जी। क्रिकेट होता ना, मैं कुछ नहीं कहता, बहरहाल क्रिकेट भी एक पैरेलल इकोनॉमी है, उसकी तरफ आते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट। अब बात यह है वहाँ पे गुफ्तगू क्या हो रही थी सर, दुख हो रहा है कहते हैं, किसका किससे अफेयर चल रहा है, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर या पॉलिटिशियंस के अंदर या इंटेलेक्चुअल्स के अंदर, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है,
किसका कौन सा घर बन रहा है, किसका कौन सा प्लॉट कट रहा है, कौन सी गाड़ी ले ली, कौन सी गाड़ी ले ली, और सबसे बढ़कर कौन कहाँ पर क्या कमा रहा है। यार आप उस वक्त के जो 2.5 घंटे 2 घंटे थे, पाकिस्तान के सो कॉल्ड टॉप ब्रेन्स बैठे हुए थे, वहां पर क्या यही सारी बातें करनी थी आपने? अब उसके बाद खाना वाना खाया, अच्छा जी चलिए ठीक अच्छा है। वैसे ये बड़ा कमाल है कि हमारे यहाँ जो आजकल डिस्कशन होती है ना, आप किसी ड्राइंग रूम में जाएं तो चाहे कराची में हो, मैं चाहे नाम नहीं, मादरत था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, शाहरुख खान क़िबला मोहतरम जनाब शाहरुख खान साहब की एक मूवी आई हुई है, आप यकीन करें उस पे इतनी सैर हासिल गुफ्तगू की कि हमारे एक फेडरल के ब्यूरोक्रेट ने कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खड़े होकर ताली बजाऊं और मैं कहूं सर आप यहाँ तो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप इतने टैलेंटेड आदमी, बात तो आपके यहाँ मौजूद गुफ्तगू यही है, आप कहीं जाएं तो आपसे यही है कि आपका प्लॉट कहाँ पर है, आपने कितने प्लॉट लिए हुए हैं, कौन सी स्कीम में पैसा डाला हुआ है, हमें तो ये गुफ्तगू अक्सर बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो आपको यही मतलब किसी सेमिनार में जिसका मौजू प्रॉपर्टी नहीं है, जिसका मौजू कुछ नहीं है, हमें बुला लिया किसी ने, हम वहाँ पहुँचे तो यकीन करें कई ऐसे लोग, हैरत होती है जो कि वहाँ पे बड़े मेन स्ट्रीम जिन्होंने वहाँ बात करनी और बड़े दर्द दिल से बात करते हैं, वो साइड में यही बातें कर रहे थे, यार कुछ बताए यार, कोई अपॉर्चुनिटी है, कुछ है देख। अच्छा वो गलत नहीं करते, हर इंसान का अपना है, लेकिन बहरहाल इससे पता चलता है कि हमारी सोच है कि, और हमारे यहाँ शायद मौजूद गुफ्तगू यही है, जैसा भी आपने कहा कि और भी बहुत सारी जगहों पर हमें इत्तेफाक होता है लोगों से, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कम मिलें, जो आप जैसे काबिल लोग हैं जो सोचते हैं समझते हैं, ऐसे लोगों के साथ रब्ता रखना, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह और बहुत सारे लोग जिनको हम बड़ी अहम जिम्मेदारियों पर देखते हैं, उनके दरमियान जब हम बैठे होते हैं तो इसी किस्म की कुछ गुफ्तगू है, ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, वो हो रही होती है, और फिर हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि ये जो लोग हैं जिनको इतनी अहम जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, अब यकीन करें फिर बहुत ज़्यादा नाउमीदी होती है। अब जैसे आपने तस्करा किया एक कानून से, आप समझ लें कि जो सबसे बड़ा इदारा है कानून के हवाले से, लोग शायद इसको समझ जाएं, उसकी बहुत ही बड़ी शख्सियत जो सबसे बड़े ज़िम्मेदार होते हैं, एक दफ़ा उनके साथ ऐसी गुफ्तगू का मौका मिला जो अभी आपने बताया, तो जिस मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी वो यहाँ पर बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। तो कहने का मकसद ये कि मैं उस वक्त भी ये सोचने पर मजबूर था कि इनको तो हम क्या समझते आए और क्या हम इनसे उम्मीदें लगा कर बैठे होते हैं। मसनद देखें, ये मैं आपसे कहता हूं, आप ये देखिए कि वो साहब कहाँ विराजमान है जी, ठीक है, बिल्कुल उसको, क्योंकि हम लोग जो है ना, मतलब इंसान, यहाँ मुसलमान या नॉन मुस्लिम की बात नहीं, हम इंसान बेसिकली, हम लोग जो हैं वो इस्तारों पे चलते हैं, जी, ठीक है ना, तशबीहात पे चलते हैं, कि इस्तारे और तशबीह अगर हमारी ज़िंदगी से निकल जाए तो हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं होता, माइनस हो जाता है, ठीक है ना। आप ये देखिए कि अगर मैं इस्तारा और तशबीह लूँ तो उस मसनद पे कभी हज़रत अली करमुल्लाह वजह जैसे लोग, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे लोग, और एक्सट्रीम पे जाऊँ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे लोग बैठे, और अगर आप नॉन मुस्लिम्स पे आ जाएँ तो भी बहुत बड़े बड़े नाम आपको नज़र आएंगे जो वहाँ बैठे। आज की तारीख़ में वहाँ पे वो शख्स बैठा है, मतलब मौजूदा की बात नहीं कर रहा भाई, बात कहीं से कहीं निकल जाती है, मतलब इस तरह के अशख़ास उस कुर्सी पे अगर बैठे हैं कि आप यकीन करें कि अगर आप उनको पर्सनल हैसियत में जानते हैं तो आप शायद उनसे मिलना भी पसंद ना, ऐसा ही है, और ये कोशिश करें कि यार अकेले में से बात ना हो, एक आधा घंटा 1.5 घंटा ये ज़ाया करें। जी बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद आप देखिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही कहा। आपका इंसाफ देख, तालीम, इंसाफ, मैं आपके पहले सवाल पे वापस जा रहा हूँ, लेकिन इन सबसे पहले एक चीज़ है, इखलाकियात। हमेशा कहते हैं इखलाकियात इतनी अहम है कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है वो बरहना होता है जी, वहाँ जो लोग इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, अब तो खैर बहुत आगे चले गए, पुराने ज़माने आज से 500 साल 1000 साल पहले भी बच्चे को सबसे पहले लपेटा जाता है, ठीक है, सतरपोशी की जाती है, ठीक है। इखलाकियात बुनियादी चीज़ है। मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने आपसे एक बात अर्ज़ की थी कि देखिए इक़्तिसादियात का ताल्लुक़ इखलाकियात के साथ, जब तक हमारी बुनियादी इखलाकियात दुरुस्त नहीं होगी, जब तक मैं ये वाला कप अपना समझूंगा और उस वाले कप को आपका समझूंगा तो मामला सही समझेगा, लेकिन मैं वो ये कप और ये कप और ये गिलास तीनों अपने समझ लूँगा, आप तो भूखे मर जाओ। बिल्कुल ऐसा, और यही हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इखलाकियात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है,
और जिस मामले में हम आरी बिल्कुल नज़र आते हैं, आप किसी भी जगह आप जाकर देख लीजिए, माँ सिवाय इसके कि चंद एक लोग आपको ऐसे ज़रूर नज़र आ जाएंगे, इक्का दुक्का ऐसे रखे हुए इस पूरी भीड़ के अंदर, जिनकी बरकत की वजह से सारे उन्हीं की वजह से माशरा बचा हुआ है वगैरह ना। ये जो अभी आपने मामला जो बयान किया है, ये हर तरफ हमें ऐसी ही सिचुएशन नज़र आती है, ऐसे ही लोग हमें नज़र आते हैं। और फिर ये कि अब आजकल ख़ित्ते में हर तरफ हम देखते हैं, मैं देख रहा था गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका के जो सदर हैं, जो बाइडेन जो हैं, वो वियतनाम पहुँचे हुए थे और वहाँ पे आमने सामने वो डेलीगेशन बैठे हुए थे। तो मुझे वो मंज़र 75 से पहले का जो कुछ होता रहा वो मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैं ख़ुद वियतनाम जा चुका हूँ, तो मैं वहाँ चीज़ों को देखता आया, जगह जगह उनकी निशानियाँ आज भी मौजूद हैं। तो मैं ये सोचने पे मजबूर था कि देखें ये वक्त ने कैसी करवट ली है कि वो अमेरिका का सदर या वो मुल्क जो कल तक इनके ऊपर बम गिराता था और क्या क्या उन्होंने काम वहाँ पे किए कि उसकी बड़ी तारीख है, तो वो आज आमने सामने बैठे हुए हैं और अमेरिका का सदर उनको खुश करने के लिए मुस्कुरा भी रहा है और उनको कायल करने की भी कोशिश कर रहा है और ये डिस्कशंस हो रही हैं। तो ये वक्त ऐसी करवट लेता है कि सिर्फ 75 के बाद से जो कुछ हुआ है, आज वियतनाम की जो एक्सपोर्ट्स है, मैं नंबर बताते हुए भी इसलिए घबराता हूँ कि अगर यहाँ बताऊँगा तो शायद यहाँ पे लोगों के होश उड़ जाएंगे कि 2022 तक जो उनकी एक्सपोर्ट्स के नंबर थे 257 बिलियन डॉलर से ज़्यादा सिर्फ टोटल एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल। तो अब आप फरमाइए कि हम कहाँ खड़े हैं और हम कहीं नहीं खड़े। पहली बात हम खड़े नहीं हैं, हम तो लेटे हुए जी। और ये हम 60s से लेटे हुए, पहले थोड़ा थोड़ा लेट रहे थे, अब मुकम्मल लेट गए। देखिए वियतनाम जैसे बाइज्जत बावकार बुलंद किरदार मुल्क से। अच्छा एक चीज़ को और इजाफा कर दूं, सॉरी औकात कलामी की माजरत, जिससे को ये बम गिराते थे ना अमरीकी उनके ऊपर, तो ज़ेरे ज़मीन अपनी सारी पनागाहें और सारे मामलात बनाए, तो उसके अंदर भी हस्पताल भी बनाए और स्कूल भी बनाए। वो जो उनके जंगजू जो अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ते थे, बाकी मानदा टाइम में उनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि वो अपने बच्चों को जो स्कूल नहीं जा सकते उनको बैठ के तालीम दें। अब आप सिलसिला जारी रखिए। देखिए बात वहीं आ गई ना जो हम कर रहे थे। पहली बात तो देखिए, अब कंपेरिजन हमारे माशरे का, मैं मुल्क की बात नहीं करता, मुल्क अल्लाह की नेमत है, ठीक है। ये मेरा ये ईमान है कि ये मुल्क इंशाल्लाह कायम रहेगा। कुछ अच्छे लोग भी हैं इसमें, लेकिन ओवरऑल माशरा और ख़ास तौर पे अशराफिया जितनी दगाबाज, जितने झूठे, जितने निकम्मे हैं, तो उनका तो कंपैरिजन वियतनाम तो छोड़ने सर ब्राज़ील से नहीं बनता, मैक्सिको से नहीं बनता, सोमालिया तक आ गए हम, वो तो बहुत आगे निकल गए। सोमालिया में खाना जंगी थी जी, ठीक है। इसी किस्म की सिचुएशन के बाद वहाँ खाना जंगी जो मेरे मुंह में खाक, लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर ये हालात इसी रुख पे जाते रहे जिस रुख पे जा रहे थे, तो कोई बईद नहीं है कि यहाँ पर भी ऐसा हो जाए, ठीक है ना। अल्लाह ताला ना करे ऐसा हो, हमारी दुआ है। और हम हर दफ़ा, लेकिन हमने तो स्नैक्स तक पहुँचा दिया है ना अभी। आप 5 दिन के फ़र्क से आप देखिएगा क्या होने जा रहा है, आपको पता चल जाएगा जी, सबके सामने आएगा ना। वो बोलने की बात नहीं है, वो तो देखने की बात है ना जी। तो यार आप वियतनाम की बात कर लें, आप निकारागुआ की बात कर लें, आप यार वो पूरे गोल्डन ट्रायंगल की बात कर लें जो 80s में था, इखलाकी इन्हितात के एंड पे थे वो लोग, यानी कि जो दुनिया में मौत बना के बांट रहे थे, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज आप ज़रा उन कंट्रीज़ को देखिए, उनके यहाँ रिवाइवल भी हुआ, उनके यहाँ मुख्तलिफ किस्म, हाँ ठीक है आज भी डार्क साइड्स हैं उन कंट्रीज़ की, लेकिन ब्राइटर साइड ज़्यादा हैं जी। हमारी मसला ये है कि हमारी डार्क साइड्स तो बहुत हो गई हैं और हमारे ब्राइटनेस तो हमारी लेफ्ट से कहीं ख़त्म। यार एक नॉर्मल थिंकिंग पैटर्न बताऊं, मैं आपके सवाल से थोड़ा सा हट रहा हूँ। आप किसी भी शख्स से रेंडमली बात कीजिए किसी भी हवाले से, उसका पहला जो रिस्पॉन्स होगा ना वो शक, शुबे और ना पे मबनी होगा। फिर आप जब फर्दर बात करेंगे, फिर करेंगे, मसला उसमें उस बेचारे का कसूर नहीं है, इस सिस्टम ने उसको उस जगह पहुंचा दिया है कि वो अपने सगे भाई पर भी एतमाद नहीं कर सकता, ठीक है ना। आज मार्केट में, मैं मार्केट जब कहता हूं तो मेरी मुराद जो हमारी इक़्तिसादी मार्केट है वो होती है। पोजीशन ये है कि अगर बाप बेटा बिजनेस कर रहे हैं ना, तो दोनों अपने अपने सीक्रेट सकते हैं, ठीक है, एतबार नहीं करता। मतलब मेरे कानों ने सुनी है ये बात जी परसों कि यार देखिए आप डील कर रहे हैं ना, अब्बा का काम अब्बा का है, मेरा काम मेरा, मुझसे बात करें आप मुझसे करेंगे, आप अब्बा से नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि एक ही चैम्बर में बैठते हैं दोनों बाप बेटे, लेकिन
ट्रस्ट डेफिसिट इतना जी। भाइयों में तो खैर छोड़ दिया, भाई तो रहे कहाँ, बिल्कुल ठीक ठीक है ना, अब तो भाइयों वाली तो सीन ही ख़त्म हो गया अब। लेकिन जहाँ बाप बेटा माँ बेटी इस किस्म के सिलसिले, इस तरह के रिश्ते जहाँ डैमेज आ जाए, तो यार उस माशरे से सिर्फ यही एक उम्मीद रखी जा सकती है कि ये माशरा पहले अपनी अखलाकी इक़दार दुरुस्त करे, उसके बाद तालीम पर आए, उसके बाद फिर इक़्तिसादियात देखी जाएगी, अल्लाह ताला रहम करेगा। अभी तक भी चला रहे हैं यार। मुझे नहीं पता, मैं नाम कोट कर देता हूँ क्योंकि वो खातून आप भी जानते होंगे उनको, बहुत अच्छी, मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, जुगनू मोहसिन साहिबा जी, ठीक है। परसों तरसों उन्होंने क्या बात की कि पीडीएम की गवर्नमेंट जाने से पहले 1-1 अरब रुपया तमाम एमएनएस को दे के गई है, ठीक था, अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है। और उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात पंजाबी में कही, उन्होंने कहा पिन के लिए रकम सी, ये पिनन की रकम इन्होंने बांट दी थी। इस जुमले के कर्ब को आप महसूस कर सकते हैं। अच्छा ये कह कौन रहा है? जो कि खुद जुगनू मोहसिन को, क्योंकि हमारी कम्युनिटी से तो हम उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, हमेशा से लीगी हैं और नून लीगी हैं, हार्डकोर नून लीगी हैं, नजम सेठी साहब की वाइफ है, ठीक है, और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के इल्म में आप शक नहीं कर सकते, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं। उसने इतने दुख से कि यार भीख में मांगी हुई रकम आप 1-1 अरब रुपया उनमें तकसीम करके जा। मुझे नहीं पता इस बात में सच्चाई कितनी है, लेकिन मैं तो उसके लहजे को देख रहा हूँ और मैं उसकी क्रेडिबिलिटी को देख रहा हूँ। 1 अरब ना भी है लेकिन है तो यही, इससे पहले भी 50-50 करोड़ रुपए बटे हैं, और वो तो हमें जो पता चला, जुगनू मोहसिन की क्रेडिबिलिटी को देख रहा हूँ। वो कोई उस्मान डार नहीं है, वो कोई वो जो है वो फयाज चौहान, ये जो हमारी साबिका वज़ीर इत्तलात थी मोहतरमा, उनका मरियम साहिबा, वो नहीं है, वो एक इंटेलेक्चुअल है, पढ़ी लिखी औरत है, उसने ये बात की है। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि जब टॉप लेवल पर सर ये है तो क्या होता है यार, एक इलेक्शन हार जाते हैं, पहले नहीं आ रहे क्या? और अच्छा अब अगर बाय फोर्स आपको फिर हरा दिया गया जैसा कि साबिक़ा दिनों में, आप क्या कर लो? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपकी वोट को इज्जत दो का बयानिया तो लथड़ गया ना, बिल्कुल ऐसा ही, सही है। तो सर बात यह है कि ये वही इखलाकियात से आ गई। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि ए ज़मीन मुझे मौका दे एड़ियाँ रगड़ने का, मैं जानता हूँ चश्मा यहीं से निकलेगा, बिल्कुल ऐसा। दूसरी तरफ आप चश्मा निकालने के लिए जो बोरिंग करने के लिए एक बात, तो बात कड़वी है, बात तल्ख है, क्योंकि आप ही के प्रोग्रामों में जिस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट थी मैंने कभी उनके खिलाफ नेगेटिव बात नहीं की, ठीक है, सही, कई दफ़ा बल्कि बात आगे तक गई, लेकिन मैंने कहा नहीं यार पेविस्तार है शजर से उम्मीदवार, उनका जो क्रेडिट है बहरहाल वो है कि उन्होंने वो टाइम जितने ज़्यादा बर्बादी के टाइम पे वो आए थे उन्होंने उसको सर्वाइव किया। लेकिन यार खाली सर्वाइवल मसला नहीं है ना, आगे भी तो उस चीज़ को देखना है। तो वो जो हरकतें करके गए, और अब देखिएगा अगर इलेक्शन हुए, अगर मैं ज़रूर लगाता हूँ अगर इलेक्शन हुए तो पीडीएम को बहरहाल कहीं ना कहीं वो भुगतना पड़ेगा। नकाराए क्या एक जुमला कहा जाता है ना कि जो अवाम की आवाज़ है, जी जी, ठीक है ना, वो खुदा की आवाज़, बिल्कुल ठीक है। आपको जो मासेस में इस वक्त नज़र आ रहा है ना, वो बहुत भयानक चीज़ है, बिल्कुल ठीक है ना। लोग सुनने को तैयार नहीं है और लोग सुनने को क्यों तैयार नहीं है कि उस शख्स की जो फैन फॉलोइंग थी, जो कल्ट वाली बात हम करते थे, आज वो सामने है और आपने उसको दवाम दे दिया है। और दवाम न सिर्फ दिया है बल्कि अभी मैं देख रहा हूँ कि जिस किस्म के बयानात काकड़ साहब दे रहे हैं, जो आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि शायद सियासत का आगे कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता जिस किस्म की बातें वो कर रहे हैं। बहरहाल छोटे वक्त के लिए ज़िम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह के बयान दे रहे हैं मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि अगर कोई भी शख्स जिसको इस फील्ड में रहना है, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने इस फील्ड में रहना है तो मैं कभी भी मीडिया के ख़िलाफ़ या मीडिया में ताल्लुक़ रखने वाले मीडिया से लोगों के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा। अब वो इस सिस्टम में रहते हुए जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, बात ये है, मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था, मुझे याद नहीं है कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड था, हम लोग उसको बात कर रहे थे कि मीडिया की गर्दन पतली है ना, हर एक के हाथ में आ जाता है, बिल्कुल ऐसा, कोई भी उठ के गाली दे देता है, बिल्कुल ऐसा ही, सही है ना। तो ये फैसल भाई चक्कर है, जैसे भी आप काकड़ साहब, खैर छोड़ी बात कहीं निकल जाएगी।
तो सियासी इनिंग जो है वो ज़्यादा लंबी जो है वो दिखाई नहीं देती। बहरहाल अब वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। फैसल भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ, ममनून कि मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, समझने का मौका मिला। यकीनन मुश्किल महसूस हो रही होंगी ये बातें जो इस वक्त हुई हैं, लेकिन समझ रखने वालों के लिए इशारा इसमें है, और ज़रूर समझिए इस तरह की गुफ्तगू को ज़रूर। पसंद नापसंद ये आपका अपना वो है मामला, और अगर नापसंद भी करें तो सुनने का हौसला ज़रूर रखें। इसकी सबसे ज़्यादा कमी है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से ख्याली है कि आज हम जिस हाल पे मौजूद हैं, वो वजह यही है कि जो सुनने समझने का जो हौसला है वो शायद ख़त्म हो चुका है। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।